वेलकम टू परचम। मैं पूजा परचम क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की 3rd क्लास है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने देखा था किस तरीके से अराइवल हुआ यूरोपियन कंपनीज़ का और फिर उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाकी सारी कंपनीज़ को बैटल ऑफ स्वाली में, बेद्रा में, बॉन्डीवॉस की लड़ाई में हरा दिया और सभी कंपनियों का खात्मा कर दिया और केवल कौन रह गई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रह गई। उसी को आज हमें आगे कंटिन्यू करना है। तो आज हम 3rd सेशन आपके लिए लेकर आए हैं राइजिंग ऑफ द रीजनल पावर इन इंडिया। ठीक है ना, किस तरीके से स्थानीय राजाओं का उदय होता है वो बातें हमें करनी है, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने केवल और केवल ये मामला नहीं था कि यूरोपियन कंपनियों को भगाना है। अब उनके पास दूसरा यहाँ पर एजेंडा है कि भारत के अंदर जो एग्जिस्टिंग पावर है उनको कैसे रेगुलेट करना है, उनको कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि भारत की जब तक एग्जिस्टिंग पावर को आप कंट्रोल नहीं करेंगे, भारत में आप रूल कैसे करेंगे। तो भारत की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पे कौन कौन सी बैटल होती हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसी होती हैं, वो हमें आज यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है, तो पुराने जो वीडियोस हैं वो आपको परचम के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, रही बात पीडीएफ की, तो आपको परचम की जो वेबसाइट है वहाँ पर पीडीएफ मिलेगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ है, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, आज का सेशन अभी हम ख़त्म कर देंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अब आपको डिस्कस कर देती हूँ और आपको डिस्कशन के बाद क्या करना है, आपको परचम के एप्लीकेशन पे जाना है। फ़ायदा क्या होगा, वहाँ पर मैंने आपके लिए एक क्विज़ तैयार किया है जो कि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तो आप परचम के एप्लीकेशन पे जाके उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। बस एक छोटा सा काम कर दीजिए, लिंक को शेयर कर दीजिए। जो पहली बार आ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा जिससे अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल सके। ओके, तो राइजिंग ऑफ रीजनल पावर्स इन इंडिया हुआ कुछ ऐसा कि देखिएगा, आपने देखा है अकबर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर था, फिर अकबर का बेटा जहांगीर, शाहजहां, ऐसे कई बड़े बड़े मुग़ल बादशाह जो हैं वो भारत पे रूल कर रहे थे। लेकिन हम बात कर रहे हैं औरंगजेब की। हम किसकी बात कर रहे हैं? औरंगजेब की। तो औरंगजेब की जब डेथ हो जाती है, औरंगजेब जब मर जाते हैं, तो कोई भी उतना स्ट्रॉन्ग मुग़ल एम्परर बचता नहीं है, कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग मुग़ल रूलर बचता नहीं है कि जो पूरे भारत पे कब्जा कर सके, पूरे भारत को रन कर सके। और जब देखिएगा कोई भी पावर कम हो जाती है तो दूसरी रीजनल पावर अपने आप बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो मुग़ल एम्परर जब उतने स्ट्रॉन्ग रह नहीं गए तो बहुत ज़्यादा रीजनल पावर्स यहाँ पर बनना शुरू हो गई। तो रीजनल पावर कौन कौन सी थी, हमें क्या क्या पढ़ना है? तो आपने सुना होगा सिख, जहाँ पे आप रणजीत सिंह के बारे में बात करते, तो सिख, राजपूत, जाट, अवध। अवध के अलावा आप देखेंगे यहाँ पे मराठा और बंगाल। ठीक है, तो ये रीजनल पावर है जिनको एक एक करके हमें पढ़ना है कि मराठास कैसे आगे आए, फिर किस तरीके से ब्रिटिशर्स और मराठास की लड़ाई हुई, मराठा कैसे हार गए और ब्रिटिश ने पूरे मराठा के एरिया पे कब्जा कर लिया। फिर हमें राजपूत देखना है, जाटों को देखना है, अवध, निज़ाम हैदराबाद के, बंगाल का नवाब और फिर आपका सिख। तो ये सभी आपके रीजनल रूलर्स हैं जिनको एक एक करके हमें डिस्कस करना है। मैं जानती हूँ एक ही क्लास में ये सारी बातें कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है, इसलिए आज को हमारा जो मुद्दा है वो है हमारा भारत का सबसे बड़ा हिंदू साम्राज्य, जिसको आप मराठा एम्पायर के नाम से भी जानते हैं। तो आज हमें बात करनी है मराठा एम्पायर के बारे में, कैसे ये राइज हुआ और किस तरीके से फिर ये फॉल हुआ। तो राइज और फॉल दोनों हम देखेंगे मराठा एम्पायर के बारे में आज के सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी सारे रीजनल एम्पायर्स के बारे में, रीजनल पावर के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बिगनिंग कि कैसे मराठा एम्पायर की शुरुआत होती है और कौन वो पर्सन है, हालांकि सभी लोग जानते हैं उनका नाम, तो कौन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मराठा एम्पायर की शुरुआत भारत में की। तो आप सभी जानते हैं इनके नाम पे आपका CST छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल भी है। ठीक है, तो बिल्कुल देखिएगा ये पूरा मुग़ल एम्पायर था और फिर किस तरीके से मराठा एम्पायर यहाँ पे डेवलप हुआ। तो हम मराठास की बात करते हैं तो नाम आता है छत्रपति शिवाजी महाराज का। ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो एक्चुअल फाउंडर है मराठा एम्पायर के। अच्छा, शिवाजी के बारे में जो MCQ बन सकते हैं, पहले कुछ पॉइंट्स वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें छत्रपति शिवाजी का जन्म कब हुआ था, 19 फ़रवरी 1630 को हुआ था। 19 फरवरी 1630 को छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म होता है। इनकी माता का नाम, मदर का नेम कई बार पूछा जाता है, तो जीजाबाई था। क्या नाम था इनकी मदर का नाम? जीजाबाई था। और फादर का नाम जो था वो क्या था? शाहजी भोसले था। ठीक है,
अब ये क्वेश्चन आता है कि किस फोर्ट में या किस दुर्ग में इनका जन्म होता है, तो सिवनेर के दुर्ग में, सिवनेर फोर्ट में जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म होता है। अब इनके गुरु का नाम पूछा जाता है तो इनके गुरु का नाम गुरु रामदास है। तो याद रखेंगे शिवाजी महाराज के गुरु का नाम क्या है, गुरु रामदास है। अब ये शुरू से ही अब इनकी जर्नी जो है वो बहुत ही स्ट्रगल भरी रही है। ये गौरिल्ला जो युद्ध था, बैटल था, उस तरीके से ये लड़ाई किया करते थे, तो काफ़ी फेमस है। गौरिल्ला युद्ध को पूरे इतिहास में बहुत ही कम लोग जानते हैं, जिनमें से एक छत्रपति शिवाजी महाराज भी थे। तो इनकी जो पहली बैटल शुरू होती है वो मात्र 16 वर्ष की उम्र में ही इनकी पहली लड़ाई शुरू हो जाती है और बीजापुर की रियासत के साथ, बीजापुर की प्रिंसली स्टेट के साथ सबसे पहले इनकी बैटल शुरू हो जाती है। फिर लगातार कई सारी बैटल्स को ये करते हैं, ठीक है। और 1656 में ये अपनी कैपिटल किसे बनाते हैं, रायगढ़ को बनाते हैं। तो पूछा जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज किसे अपनी कैपिटल बनाते हैं, तो रायगढ़ को ही अपनी कैपिटल बनाते हैं, ठीक है। अब काफ़ी ज़्यादा इनकी तनातनी चलती है मुग़लों के साथ और काफ़ी सारे बैटल्स जो हैं वो मुग़लों के साथ इनके होते हैं। और फिर फाइनली शिवाजी महाराज जो है वो 1674 में, याद रखेंगे ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 जून 1675 शिवाजी महाराज जो है वो छत्रपति का टाइटल लेते हैं, मतलब गद्दी पर बैठते हैं। कौन इनका राजाभिषेक कराता है, तो गंगा भट्ट, श्री गंगा भट्ट जो है वो इनका राजाभिषेक कराते हैं, रायगढ़ की गद्दी पर बैठते हैं और इनको छत्रपति जी का टाइटल मिलता है। तो 1674 में ये होता है। जैसा कि मैंने कहा काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट इनका मुग़लों के साथ चलता है। क्यों चलता है, क्योंकि उस समय जो सूरत था, तो सूरत पे इन्होंने कई बार हमला किया, सूरत को पूरी तरीके से तबाह कर दिया, सूरत पोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये जो है वो मुग़ल एम्पायर से, मुग़ल जो रूलर थे उस समय, उनसे टैक्स लेना चाहते थे। और आपको पता है शिवाजी महाराज के द्वारा 2 टैक्स वसूले जाते थे, एक का नाम था चौथ और दूसरे का नाम था सरदेशमुखी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, चौथ और सरदेशमुखी। चौथ क्या होता है, चौथ का मतलब ये होता है कि अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से अपनी खेती करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि आपकी फार्मिंग डिस्ट्रॉय हो, तो आपके जो पड़ोसी स्टेट हैं, जो आपके नेबरिंग स्टेट्स हैं, वो हमको क्या करेंगे, एज अ टैक्स चौथ देंगे, जिसके बदले में हम उनको क्या देंगे, उनकी रक्षा करेंगे, उनकी फसलों को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। तो एक तरीके से टैक्स जो है वो चौथ और सरदेशमुखी है, जो शिवाजी महाराज के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ये मुग़लों पे भी इस टैक्स को इम्पोज करना चाहते थे। तो काफ़ी बार जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ मुग़ल और मराठास का। अब देखिए कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, तो अब एक ही जगह, एक ही घर में 2 लोग रह रहे हैं और बीच में तनातनी है, तो क्यों ना बीच में बैठ के अपन लोग ट्रीटी कर लें, मतलब संधि कर लें, आपस में बात कर लेते हैं, मैटर को सुलझा लेते हैं। भाई तुम्हें बता दो क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, तो लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे अपन, है ना। तो इसलिए यहाँ पर ट्रीटी ऑफ पुरंदर होती है। तो कब होती है ट्रीटी ऑफ पुरंदर, 1665 में, 1665 में ट्रीटी ऑफ पुरंदर होती है। क्वेश्चन आता है कि ये संधि, ये ट्रीटी किसके बीच में होती है, तो औरंगजेब अपने रिप्रेजेंटेटिव को, मतलब राजा जयसिंह को भेजते हैं शिवाजी महाराज के पास, और राजा जयसिंह और शिवाजी महाराज के बीच में ट्रीटी ऑफ पुरंदर होती है 1665 में। उसमें कहा जाता है कि औरंगजेब जो है वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो बिल्कुल इन दोनों की मुलाकात होती है, पर उस समय तक बहुत सारे मुग़ल फोर्ट पे कब्जा किसका हो जाता है, मराठा का हो जाता है, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज का हो जाता है। इस ट्रीटी में बात की जाती है कि आप थोड़े बहुत जो मुग़ल फोर्ट पे आपने कब्जा कर लिया है वो हमको दे दीजिए। इस तरीके से यहाँ पे बातें होती हैं, और जो भी चर्चा यहाँ पर होती है, शिवाजी महाराज को लगता है ये तो हमारी इंसल्ट हो रही है, तो शिवाजी महाराज जो है वो कोर्ट से बाहर चले जाते हैं। और जब शिवाजी महाराज कोर्ट से बाहर जाने लगते हैं तो औरंगजेब ऑर्डर दे देता है शिवाजी महाराज को अरेस्ट करने का। तो शिवाजी महाराज को औरंगजेब क्या कर लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं, आप लोगों ने स्टोरी में सुना भी होगा, शिवाजी महाराज बहुत ही चतुराई से औरंगजेब की जेल से, उनकी कैद से भागने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। और जब वो भाग जाते हैं तो वापस से सूरत पे अटैक करते हैं और मुस्लिम्स को, मुग़ल को कहते हैं कि आपको तो चौथ देना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको जीने नहीं देंगे, सर्वाइवल करने नहीं देंगे। तो बिल्कुल चौथ के लिए यहाँ पे बोला जाता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी बैटल जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज करते हैं, इसलिए इनको एक्चुअल फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर बोला जाता है। और फिर फाइनली 3 अप्रैल 1680 को केवल और केवल 50 ईयर्स में इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। एक्चुअली आप ये सोच रहे होंगे कि मैडम ने इतनी जल्दी शिवाजी महाराज को ख़त्म करा दिया। बात ऐसी है क्योंकि हमारा एजेंडा क्या है, ब्रिटिश राज, हमें शुरुआत करनी ब्रिटिश राज की, तो मराठा का अंत ब्रिटिशर्स कैसे करेंगे, हमको वहाँ तक पहुँचना है, राइट। इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने शिवाजी महाराज के बारे में आपको बता दिए। अब जब शिवाजी महाराज जी की डेथ हो जाती है तो इनके 2 बेटे रहते हैं। शिवाजी महाराज के कितने बेटे हैं, 2 बेटे हैं। कौन कौन, संभाजी और राजा राम। तो
तो ऑब्वियसली बात है जो बड़ा बेटा होगा वो रूलर बनेगा, तो संभाजी गद्दी पे बैठते हैं। तो शिवाजी महाराज के बाद अगले रूलर कौन है मराठा एम्पायर के? संभाजी हैं। तो गद्दी पे कौन बैठेगा? संभाजी बैठेंगे। ठीक है, संभाजी को गद्दी में बिठाया जाता है, लेकिन संभाजी और उनके जो एडवाइज़र होते हैं, सलाहकार कवि कलश, तो कवि कलश और संभाजी को औरंगजेब अरेस्ट करा लेते हैं, गिरफ्तार करा लेते हैं, कैद कर लेते हैं और बोला जाता है कि इनकी आंखें निकाल दो और इनको मार दो। तो संभाजी को और कवि कलश जो कि उनके एडवाइज़र हैं उनको औरंगजेब के द्वारा 1689 में ही कैद करा के मार दिया जाता है। साथ ही साथ संभाजी के जो बेटे होते हैं साहू जी, उनको भी औरंगजेब अरेस्ट कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, संभाजी के बेटे को साहू जी को अरेस्ट कर लिया और संभाजी को औरंगजेब ने मार दिया है। हालांकि अभी हम साहू जी के बारे में बात करेंगे कि 1707 में जब औरंगजेब मर जाते हैं तो साहू जी को कैद से रिहा कर दिया जाता है। हम इनके बारे में वापस से पढ़ेंगे। तो आपको याद क्या रखना है कि शिवाजी महाराज के बाद अगले रूलर कौन बनते हैं? संभाजी बनते हैं, लेकिन औरंगजेब इनको मरवा देते हैं। और अब शिवाजी महाराज के जो दूसरे बेटे हैं राजा राम, तो राजा राम जो है वो गद्दी पर बैठेंगे। अब गद्दी पे कौन बैठेगा? राजा राम बैठेंगे। 1689 से लेकर 1700 तक इनका टेन्योर या कार्यकाल रहता है। अब ये बहुत ज़्यादा मुगलों से डर चुके हैं कि भाई देखो, शिवाजी महाराज को अरेस्ट किया था, वो तो कैसे तैसे भाग गए थे, संभाजी को तो मार ही दिया है, उनके एडवाइज़र को भी मार दिया, और साहू जी जो संभाजी के बेटे हैं वो भी जेल में हैं, कैद में हैं। अब मुझे ऐसा ना हो कि कल को मुझे भी अरेस्ट कर लिया जाए, तो ये काफ़ी डर जाते हैं और रायगढ़ जो इनकी कैपिटल रहा करती, वहाँ से अपनी कैपिटल को ट्रांसफ़र कर देते हैं जिंजी। तो पूछा जाता है राजा राम ने अपनी कैपिटल कहाँ पर बनाई? तो जिंजी में बनाई। तो रायगढ़ से अपनी कैपिटल कहाँ ले जाते हैं? जिंजी में ले जाते हैं। 1698 तक जो कैपिटल रहती है वो जिंजी रहती है, और उसके बाद 1699 में सतारा, आप सभी लोग जानते हैं कि सतारा जो है वो मराठाओं की राजधानी थी, तो सतारा को कैपिटल बना दिया जाता है 1699 में। ठीक है, चलिए, अब ये हो गया, सतारा कैपिटल बन गई है। राजा राम काफ़ी डर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये सतारा से जो है वो एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं कि ऐसे थोड़ी ना डर के रह सकते हैं, मुगलों का सामना तो करना पड़ेगा, हमको तो फ्रीडम चाहिए, हमें तो स्वतंत्रता चाहिए है। तो बिल्कुल यहाँ पे फ्रीडम मूवमेंट की शुरुआत वो सतारा से करते हैं 1700 में। और जब फ्रीडम की शुरुआत करते हैं, मूवमेंट की शुरुआत करते हैं, तो मुगलों के द्वारा राजा राम को भी मार दिया जाता है। मुगलों के द्वारा राजा राम को भी मार दिया जाता है। अब देखो, राजा राम तो मर गए, और राजा राम के जो बेटे हैं अभी वो केवल और केवल 4 साल के हैं, जिनका नाम है शिवाजी सेकेंड। तो शिवाजी जो सेकंड है वो केवल और केवल 4 साल के हैं। अब उनको गद्दी में कैसे बिठाला जाए? काफ़ी छोटे हैं, और साहू जी भी अभी कैद में है, क्योंकि जब औरंगजेब मरेगा तभी तो साहू जी को रिहा किया जाएगा। तो राजा राम की जो वाइफ रहती हैं, ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई? ओके। तो राजा राम की जो वाइफ रहती है उनका नाम रहता है ताराबाई। पूरे मुगल एम्पायर में सबसे स्ट्रॉन्ग कोई लेडी है तो वो है ताराबाई। इस बात को याद रखिएगा, पूरे मुगल एम्पायर में सबसे स्ट्रॉन्ग लेडी जो है वो कौन है? ताराबाई है। तो ताराबाई जो है वो अब राजा राम की विडो है, और वो अब गद्दी पे बैठेंगी। किसके नाम से बैठेंगी? शिवाजी सेकंड के नाम से बैठेंगी, क्योंकि इनके जो बेटे हैं शिवाजी सेकंड अभी 4 साल के हैं। अब वो 4 साल के हैं तो कैसे गद्दी में बैठ सकते हैं? तो ताराबाई उनके नाम से गद्दी में बैठती हैं और रूल करती हैं। ठीक है, फिर 1707 में क्या होता है कि औरंगजेब ने जो साहू जी को अरेस्ट किया था, साहू जी को रिहा कर दिया जाता है। और जब साहू जी आ जाते हैं, साहू जी समझ गए ना आप, संभाजी के बेटे हैं साहू जी, तो ऑब्वियसली बड़ा बेटा, बड़ा लड़का गद्दी में तो वो बैठेगा। तो ताराबाई से, मतलब अपनी जो आंट हैं, अपनी जो आंटी हैं, अपनी जो चाची, उनसे कहते हैं कि चाची जी अब आप रहने दीजिए, हम गद्दी को संभालते हैं। तो अब ताराबाई को भी गद्दी में बैठना है, अपने बेटे को गद्दी में बिठाना है, और साहू जी को भी गद्दी पे बैठना है। तो देखिए यहाँ पे मराठा एम्पायर में आपस में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। तो सक्सेशन के लिए, उत्तराधिकार के लिए, थ्रोन पे, गद्दी पे बैठने के लिए ताराबाई और संभाजी के बीच में साहू जी के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं। तो पूरा का पूरा जो मुगल एम्पायर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कुछ लोग ताराबाई को सपोर्ट करते हैं, और कुछ लोग जो है वो साहू जी को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन फाइनली इनके बैटल में जो है वो साहू जी जीत जाते हैं, और थ्रोन पे, गद्दी पे कौन बैठते हैं? साहू जी बैठते हैं। बात समझ में आई? साहू जी गद्दी पर बैठते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? पहले कौन था? शिवाजी महाराज, उनके बाद संभाजी को मार दिया, उनके बेटे साहू जी थे जो जेल में थे। फिर राजा राम बैठे, राजा राम को भी मार दिया, तो उनकी विडो वाइफ ताराबाई बैठी शिवाजी 2 के नाम से। फिर जब ये रिहा हो गए तो वापस से गद्दी पर छत्रपति साहू जी महाराज 1707 में बैठ गए।
ठीक है। अब इनकी जो माता जी थी, साहू जी की जो मदर है, वो अभी औरंगजेब के कब्ज़े में है। साहू जी चाहते हैं कि मैं औरंगजेब के जो कब्ज़े से अपनी मदर को भी रिहा करा लूँ मुग़लों के कब्ज़े से, और मुग़लों ने जितने भी हमारे एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया है हम वापस से इसको ले लेंगे। तो बिल्कुल अपने पेशवा की मदद से जो है वो जो हमारे साहू जी हैं वो अपनी मदर को भी रिहा कर लेते हैं और जितना एरिया मुग़लों ने कब्ज़ा किया था वापस से कब्ज़ा भी कर लेते हैं। तो बड़े खुश हो जाते हैं पेशवा से। तो बालाजी विश्वनाथ जो हैं वो साहू जी के पहले पेशवा होते हैं। तो पेशवाई की शुरुआत कौन करता है? तो पेशवाई की जो शुरुआत की जाती है वो किसके द्वारा की गई है? साहू जी के द्वारा की गई है। तो साहू जी के द्वारा जो है वो पहले पेशवा किसे बनाया गया? तो बालाजी विश्वनाथ को साहू जी के द्वारा पहला पेशवा बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1713 में, 1713 में बनाया गया था। तो यहाँ से शुरुआत हो जाती है पेशवाई की। ठीक है, यहाँ से क्या शुरुआत हो जाती है? पेशवाई की शुरुआत हो जाती है। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, तो पहले पेशवा कौन बने? बालाजी विश्वनाथ बने। अब बालाजी विश्वनाथ बहुत अच्छा काम करते हैं। पहली चीज़ तो मुग़लों को मनाते हैं, उनको बोलते हैं कि आपको अगर यहाँ पे सरवाइव करना है, रहना चाहते हो, तो चौथ और सरदेशमुखी तो देना पड़ेगा। तो बिल्कुल मुग़लों से बिल्कुल चौथ और सरदेशमुखी को कब्ज़ा कर लेते हैं, ले लेते हैं और मराठा एम्पायर को एक्सटेंड करते हैं। तो मराठा एम्पायर को बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंड पूरे दक्खन तक ले जाने का काम किसने किया है? बालाजी विश्वनाथ ने किया है। ठीक है, इसके अलावा मुग़ल राजा को कहते हैं कि जो साहू जी हैं, छत्रपति शिवाजी साहू जी महाराज हैं, उनको आपको मराठा एम्पायर का राजा मानना पड़ेगा। तो वो उनको कन्विंस भी करते हैं मुग़लों को कि आपको इनको राजा मानना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल बालाजी विश्वनाथ के द्वारा ये सारे काम किए जाते हैं। बात क्लियर हो गई? अब बालाजी विश्वनाथ ने एक हायरार्की शुरू कर दी थी कि उनके बेटे अब जो हैं वो क्या बनेंगे? पेशवा बनेंगे। तो बालाजी विश्वनाथ के बेटे कौन रहते हैं? बाजीराव फर्स्ट रहते हैं। बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी आपने, वही ये बाजीराव हैं। ठीक है ना? काशीबाई और मस्तानी जिनकी वाइफ रहती हैं, आपको पता है, मूवी अच्छे से देखी होगी, लिंक कर पा रहे होगे। तो बाजीराव फर्स्ट बालाजी विश्वनाथ के बेटे हैं, बाजीराव फर्स्ट, जो कि अब अगले पेशवा बनेंगे। ठीक है, अगले पेशवा बनेंगे। ये बहुत ही पावरफुल पेशवा होते हैं। दिल्ली तक इन्होंने अपनी पहुंच फैला ली है और पूरे भारत में, लगभग पूरे भारत में अब जो है वो मराठा का परचम लहरा रहा है, मराठा का झंडा लहरा रहा है। तो सबसे ज़्यादा अगर मराठा एम्पायर एक्सटेंड होता है तो वो बालाजी राव फर्स्ट के समय ही होता है। लेकिन इनके समय अब इतना बड़ा एम्पायर हो चुका है मराठा एम्पायर, अब एक ही व्यक्ति पूरे एम्पायर को तो नहीं देख पाएगा। तो यहाँ पर छोटे छोटे से क्या बनने लगते हैं? अब गठ बनने लगते हैं, मतलब छोटे छोटे सरदारों का उदय होता है। अब जैसे कि एक प्रोविजन से एक सरदार को दे दिया, दूसरा प्रोविजन से दूसरे सरकार को दे दिया। अब वो अपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेंगे। मतलब इतना बड़ा मराठा एम्पायर है, एक ही व्यक्ति नहीं संभाल सकता, इसलिए यहाँ पे छोटे छोटे से सरदार बन जाते हैं। जैसे कि गायकवाड़ बड़ौदा के, भोसले नागपुर, होलकर आप सभी जानते हैं इंदौर, अहिल्याबाई होलकर इसी से हैं। सिंधिया आप जानते हैं, सिंधिया का भी नाम जानते हैं, ग्वालियर के सिंधिया, और पेशवा पूना। तो देखिए पूरा का पूरा मराठा एम्पायर को आपने कुछ सरदारों के हिस्से में दे दिया है और वो सभी लोग अब अपने अपने एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन संभालने का काम करेंगे। तो मैच द कॉलम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गायकवाड़ बड़ौदा में, भोसले नागपुर में, होलकर इंदौर में, सिंधिया ग्वालियर में। और कमेंट करके बताइएगा, अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं, इसी सिंधिया डायनेस्टी से, सिंधिया वंश से बिलोंग करते हैं, उन्हें कौन सी मिनिस्ट्री दी गई है? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ग्वालियर के सिंधिया और पेशवा पुणे में। तो अलग अलग यहीं से बाजीराव के समय ही यहाँ पर अलग अलग सरदारों का भी उदय होता है। चलिए, अब आपके बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव फर्स्ट जो हैं वो पेशवा बने थे। अब बाजीराव के दो बेटे हैं। बाजीराव के दो बेटे, जब भी दो बेटे वाला आता है ना, मामला यहाँ पे सक्सेशन का आ ही जाता है और लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो वही यहाँ पे लड़ाई शुरू हो रही है। ठीक है, तो बाजीराव फर्स्ट के दो बेटे हैं, एक है बालाजी बाजीराव, एक क्या है? बालाजी बाजीराव, और दूसरे हैं रघुनाथ राव। दो बेटे याद हो गए? क्या बोला मैंने? बाजीराव के दो बेटे हैं, एक तो बालाजी बाजीराव है और एक रघुनाथ राव है। तो बालाजी बाजीराव जो है वो बड़े बेटे हैं, तो गद्दी पे या पेशवा के पद पे कौन बैठेगा? तो बालाजी बाजीराव बैठेंगे। तो बालाजी बाजीराव जो है वो गद्दी पर बैठ जाते हैं। ठीक है, गद्दी पे ये बैठ जाते हैं। और उस समय जब ये गद्दी पर बैठते हैं तो उस समय जो राजा राम रहते हैं, राजा राम जो साहू जी होते हैं वो मर चुके होते हैं, और जो उनके बेटे राजा राम सेकेंड होते हैं वो जेल में होते हैं सतारा की। मतलब पूरी तरीके से मराठा का जो कंट्रोल है अब किसके हाथ में है? बालाजी बाजीराव के हाथ में आ जाता है। ठीक है, अब ये एक ट्रीटी करते हैं।
ये जो पेशवा बने हुए हैं ये मुग़लों के साथ एक ट्रीटी करते हैं कि अगर कोई भी एक्सटर्नल व्यक्ति हम पर अटैक करता है तो आप हमारी मदद कीजिएगा, हम आपकी मदद करेंगे। आप हमें चौथ देते हैं, अगर कोई भी आप पे हमला करेगा तो बिल्कुल हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, इसलिए तो हम आपसे चौथ ले रहे हैं। तो एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट से बचाने का आश्वासन या उनको बोलते हैं कि हम आपको एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट से बचाएंगे, ऐसा एग्रीमेंट साइन होता है बालाजी बाजीराव और मुग़ल एम्परर के बीच में 1752 में। ठीक है, अब देखिएगा अहमद शाह अब्दाली जो है अफ़गान का एक व्यक्ति है। अहमद शाह अब्दाली जो है वो अफ़गान का एक व्यक्ति है जो भारत पर हमला करता है, मुग़ल एम्परर में हमला करता है। लेकिन यहाँ पे बालाजी बाजीराव ने ट्रीटी कर रखी है कि एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट से हम जो है वो मुग़लों को बचाने का काम करेंगे। तो अहमद शाह अब्दाली और बालाजी बाजीराव मतलब मराठाओं के बीच में जो होती है वो बैटल होती है, और इसको हम बैटल ऑफ पानीपत थर्ड के नाम से जानते हैं। तो तीसरी पानीपत की बैटल जो है, देखिए जो फर्स्ट और सेकंड है वो मिडिएबल हिस्ट्री मतलब मध्यकालीन भारत में होती हैं, तो जब हम उसे पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर इन्हें डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम थर्ड बैटल के बारे में बात करते हैं कि थर्ड बैटल जो है वो बैटल ऑफ पानीपत जो है वो मराठा एम्परर और अफ़गान मतलब अहमद शाह अब्दाली के बीच में होती है 1761 में, जिसमें मराठा बहुत बुरी तरीके से हार जाते हैं। मराठा बहुत बुरी तरीके से हार जाते हैं। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि मराठा जो पावर है अब धीरे धीरे यहाँ पे कम होने लगी है, मतलब फॉल। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, राइज पढ़ रहे थे। अब देखिएगा अब यहाँ से जो है वो मराठा एम्परर का किस तरीके से फॉल होना शुरू हो जाएगा। अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं का जो बैटल है उसको बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं। कब हुआ था? 1761 में हुआ था। ठीक है, अब इस बैटल में बहुत ही सदमा लगा, बहुत ही सदाशिव राव जो थे इस बैटल में मारे गए। तो बालाजी बाजीराव को बड़ा सदमा लगा और ये भी मर गए 1761 में। तो बालाजी बाजीराव की भी डेथ हो गई। अब देखिएगा बालाजी बाजीराव के बेटे का नाम आप यहाँ देखेंगे माधवराव है। क्या है इनके बेटे का नाम? माधवराव। और यहाँ पर एक व्यक्ति है रघुनाथ राव। मैंने बताया था बाजीराव के दो बेटे थे, ध्यान से समझिएगा, बाजीराव के दो बेटे थे, एक बालाजी बाजीराव और एक रघुनाथ राव। बालाजी बाजीराव मर गए, अब बचा कौन? रघुनाथ राव, पहली चीज़। दूसरी बात, बालाजी बाजीराव के बेटे हैं माधवराव। अब यहाँ पे रघुनाथ राव को भी पेशवा बनना है और माधवराव को भी पेशवा बनना है। अगेन वही सक्सेशन, चाचा भतीजा का यहाँ पर अब लड़ाई शुरू हो रही है। वहाँ पर भी आंटी जी की लड़ाई शुरू हुई थी, ताराबाई के साथ साहू जी की लड़ाई थी। यहाँ पे रघुनाथ राव और माधवराव की लड़ाई है कि हम बैठेंगे पेशवा की गद्दी पे, थ्रोन पे तो हम बैठेंगे। ठीक है, तो मराठा जो सरदार होते हैं वो माधवराव को सपोर्ट करते हैं कि माधवराव को गद्दी पे बिठाएंगे। ठीक है, और रघुनाथ राव कहते हैं कि हमें गद्दी पे बैठना है। तो रघुनाथ राव सोचते हैं ऐसे तो मराठा मानने वाले नहीं हैं, ऐसे तो सरदार मानने वाले नहीं हैं, ये लोग तो ब्रिटिशर से डरते हैं भाई, चलो जाते हैं अपन अंग्रेज़ों से बात कर लेते हैं और अंग्रेज़ों से बोलते हैं कि आप हमको अपनी सेना दो, अपनी आर्मी दो सरदारों से लड़ाई करने के लिए, और मैं जब मराठा एम्पायर को जीत जाऊंगा, जब मैं पेशवा बन जाऊंगा तो आपको अपने राज में टैक्स वसूलने दूंगा, ट्रेड करने दूंगा, फ्री, एकदम फ्री ट्रेड करने दूंगा, टैक्स भी नहीं लूँगा आपसे। इस तरीके से रघुनाथ राव जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से जाके बात कर लेते हैं। इस बात को आप ट्रीटी ऑफ सूरत के नाम से जानते हैं। तो 1775 में मतलब 1775 में सूरत की संधि होती है। तो सूरत की संधि किसके बीच में हो रही है? रघुनाथ राव और ब्रिटिशर्स के बीच में हो रही है। तो यार मराठाओं को बड़ा बुरा लगता है, सरदारों को बड़ा बुरा लगता है कि ऐसे कैसे रघुनाथ राव जाके ब्रिटिशर्स से हाथ मिलाएगा और ब्रिटिशर्स उसको आर्मी दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा रघुनाथ राव जो कि ब्रिटिशर्स की आर्मी के साथ है और दूसरी तरफ है बाकी के सरदार, बाकी की मराठा सरदार, इनके बीच में अब बैटल होगी। तो इस बैटल को एंग्लो मराठा वॉर के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर यहाँ से शुरू होगी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का रीज़न क्या था? तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का रीज़न क्या था? ट्रीटी ऑफ सूरत, सूरत की संधि जो कि रघुनाथ राव ने की थी। अब फर्स्ट बैटल होती है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 1782 के बीच में होती है। 1775 से 1782 के बीच में ये लड़ाई होती है। गवर्नर कौन है उस समय? उस समय जो ब्रिटिशर्स की तरफ से गवर्नर हैं वो हैं वॉरेन हेस्टिंग। कौन है? वॉरेन हेस्टिंग। तो गवर्नर कौन है उस समय? वॉरेन हेस्टिंग है।
अब ये लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। इस लड़ाई में अंग्रेज़ बुरी तरीके से हार जाते हैं और मराठा जीत जाते हैं। तो ब्रिटिशर्स हार जाते हैं, मराठा जीत जाते हैं और इन लोगों के बीच में एक ट्रीटी होती है जिसको हम ट्रीटी ऑफ सालबाई के नाम से जानते हैं। तो सालबाई की संधि 1782 में होती है। तो क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन ये फ्रेम होता है कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का रीज़न क्या था। तो रीज़न था ट्रीटी ऑफ सूरत जो कि 1775 में हुई थी। अगर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का एंड कैसे हुआ, तो आंसर आ जाएगा ट्रीटी ऑफ सालबाई, सालबाई की संधि से जो कि 1782 में हुई थी। ये बात समझ में आई आपको। और फाइनली फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बाद बोल दिया जाता है कि माधव राव जो हैं वो क्या रहेंगे, पेशवा रहेंगे। और रघुनाथ राव को पेंशन देके भेज दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। और अब पेशवा कौन बन गए हैं, माधव राव बन गए हैं। बात समझ में आ रही है, माधव राव पेशवा बन चुके हैं। ठीक है, अब कुछ समय बाद माधव राव की भी डेथ हो जाती है। तो रघुनाथ राव के बेटे हैं बाजीराव सेकंड। रघुनाथ राव के बेटे हैं, उनका नाम क्या है, बाजीराव सेकंड है। तो बाजीराव सेकंड जो है अब वो मराठा एम्परर के पेशवा बनते हैं। तो बाजीराव सेकंड जो है वो पेशवा बन गए। तो इन्हीं बाजीराव सेकंड के समय सेकंड एंग्लो मराठा वॉर होती है। तो एंग्लो मराठा वॉर सेकंड कब होती है, तो आप बोलेंगे कि बाजीराव सेकंड के समय होती है, 1803 से 1806 के बीच में। अच्छा, इसका रीज़न क्या था, इसका रीज़न था ट्रीटी ऑफ बेसिन। बेसिन की संधि 1802 में, 1802 में बेसिन की संधि हुई थी और ये रीज़न था एंग्लो मराठा वॉर सेकेंड का। कैसे, अब देखो बाजीराव जो सेकेंड था उस समय बहुत सारे जो सरदार थे वो सपोर्ट नहीं करते थे बाजीराव सेकेंड को। तो बाजीराव सेकेंड को बड़ा थ्रेट था, बड़ा डर था, इसलिए वो जाके ट्रीटी ऑफ बेसिन कर लेता है ब्रिटिशर्स के साथ। तो ट्रीटी ऑफ बेसिन जो है वो बाजीराव सेकेंड और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होती है, 1802 में होती है। ठीक है, हो गया। तो इससे जो सिंधियाज़ होते हैं ग्वालियर के, वो काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं। तो ग्वालियर के जो सिंधियाज़ होते हैं वो अंग्रेज़ों पे हमला कर देते हैं। तो ग्वालियर के सिंधियाज़ मतलब मराठास और ब्रिटिशर्स के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिसको आपने एंग्लो मराठा वॉर सेकेंड कहा है, जिसमें सिंधिया बहुत बुरी तरीके से हार जाते हैं और मराठा जो अपने ब्रिटिशर्स होते हैं वो जीत जाते हैं। और बाजीराव सेकेंड को जो है वो पेशवा बनाया रखा जाता है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई, ओके, इतनी बातें हमको क्लियर हुई। चलिए अब अगली बात समझते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक तरीके से आपका जो मराठा एम्पायर है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका होता है बेसिन की ट्रीटी के बाद, क्योंकि बेसिन की ट्रीटी में बोल दिया जाता है कि अंग्रेज़ जो है वो हमारे मराठा एम्पायर में अपनी ट्रूप, अपनी सेना, अपनी आर्मी रखेगा, उस आर्मी का पूरा खर्चा हम उठाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप हमारे यहाँ पे जो है वो टैक्स वसूल कर सकते हैं, आप अपने टकसालें मतलब प्रिंटिंग और मिंटिंग प्रेस बना सकते हैं। तो एक तरीके से आपने बहुत सारी पावर्स जो है वो ब्रिटिशर्स को दे दी बेसिन की ट्रीटी। तो ऐसा बोलते हैं हिस्टोरियंस, इतिहासकार ऐसा बोलते हैं कि ट्रीटी ऑफ बेसिन ने पूरा का पूरा भारत जो है वो एज अ गिफ्ट ब्रिटिशर्स को दे दिया। अगर ये बेसिन की ट्रीटी नहीं हुई होती तो हो सकता है कि आज भारत का जो मैप है या भारत की जो कंडीशन है वो कुछ और अलग होती, ऐसा हिस्टोरियंस का कहना है। चलिए अब बात आती है पिंडारियों की। अब पिंडारी क्या होते हैं, तो ये जो लुटेरे एक तरीके से आप बोल सकते हैं वो पिंडारी होते हैं। जो पिंडारी हैं वो मराठास के सपोर्ट में हैं। तो यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग कहते हैं कि इन पिंडारियों को हम ख़त्म कर देंगे, ये लोग आते हैं लूट मार करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लूट के ले जाते हैं, तो हम पिंडारियों को एकदम ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसा लॉर्ड हेस्टिंग ने कहा। तो मराठास बोलते हैं कि पिंडारीज जो है वो हमारे सपोर्ट में है, आप उनको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो पिंडारियों के कारण जो है वो मराठास और ब्रिटिशर्स के बीच में लड़ाई होती है, जिसको थर्ड बैटल कहा जाता है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, जो कि 1817 से 1818 के बीच में हुआ, 1817 से 1818 के बीच में हुआ, जिसमें ब्रिटिशर्स बहुत ही बुरी तरीके से हार जाते हैं। ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, मराठास बहुत ही बुरी तरीके से हार जाते हैं थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में। और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद जो है वो पेशवा का पद ख़त्म कर दिया जाता है कि अब कोई मराठा एम्परर का पेशवा नहीं रहेगा। तो बालाजी बाजीराव के बाद कोई भी पेशवा नहीं बनता। साथ ही साथ जो नाना साहेब हैं, जो कि बालाजी बाजीराव, आपने देखा बाजीराव सेकंड के बेटे हैं नाना साहेब, आप देख सकते हैं बाजीराव के बेटे हैं नाना साहेब। इनको बोला जाता है कि आपको हम पेशवा ईशवा नहीं मानते और आपकी जो पेंशन है वो भी बंद कर देते हैं। और जो पेशवाओं को जो पेंशन दी जाती थी वो भी यहाँ पर क्या कर दी गई, बंद कर दी गई। तो नाना साहब काफ़ी नाराज़ हुए कि ऐसे कैसे, एक तो पेशवा का पद भी ख़त्म कर दिया, ऊपर से हमारी पेंशन भी ख़त्म कर दी, ऐसे कैसे।
तो आप इनको वापस से कब देखेंगे, आप इनको 1857 के रिवॉल्ट में, 1857 की क्रांति में वापस से नाना साहब को देखेंगे। ये नाराज़ बैठे हैं। क्यों नाराज़ बैठे हैं? क्योंकि इनकी पेंशन बंद हो गई है। ठीक है, तो हम इनको वापस से डिस्कस करेंगे जब हम 1857 के रिवॉल्ट में डिस्कशन करेंगे। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। इस तरीके से जो 3 बैटल हुई उसमें मराठा एम्पायर बिल्कुल ही तरीके से ख़त्म हो गया और पेशवा का पद ख़त्म हो गया, और मराठाओं का जितना भी रीज़न था उस पर अब ब्रिटिशर्स का रूल था, वो उस पर टैक्स वसूलते थे, उन पर लगान लगाते थे, वहाँ पे उन्होंने फैक्ट्री बनाई और अपनी अपनी पॉलिसीज़ बनाना ब्रिटिशर्स ने शुरू कर दी। तो मराठा एम्पायर पे कब्जा किसका हो गया है? ब्रिटिशर्स का हो गया है। इसी प्रकार हमें अवध, निज़ाम, बंगाल, सिख, राजपूत और जाटों के बारे में भी इसी तरीके से पढ़ना है कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इनके एरिया पे भी कब्जा किया, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं कि इन विच ईयर शिवाजी बिकम छत्रपति। तो छत्रपति कब बनाया गया था शिवाजी महाराज को? 1665, 66, 1672 या फिर 1674? आपका जो भी आंसर है आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। कैसी लगी स्टोरी? समझ में आया? ये जो सारी की बातें मैंने यहाँ पे बोली हैं, चाहे वो पुरंदर की संधि हो, सूरत की संधि या बेसिन की संधि या फिर सालबाई की संधि हो, पिंडारी वॉर हो, या जो भी मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्रोनोलॉजी आपको डिस्कस किया, आप डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में देखेंगे। तो बिल्कुल अब आपको कहाँ पर जाना है सेशन के बाद? परचम की एप्लीकेशन पे जाना है और वहाँ पे जाके छोटा सा क्विज है उसको सॉल्व करना है। ओके है, तो थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।